नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर, आपके साथ में लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाएंगे जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर दिन लगातार राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज दोनों ही प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें हो रही है। कांग्रेस की बैठक हो चुकी है, बीजेपी की बैठक जारी है। ऐसे में दोनों ही दलों की तरफ से नामों को लेकर अंतिम मुहर लगाने पर चर्चा भी चल रही है और तमाम तरह के बयानों को लेकर भी खबरें आ रही। तो कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कई नेताओं ने सदस्यता भी ले ली है। इन तमाम खबरों को समेटकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर है हम 24 का महासंग्राम लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम 24 का महासंग्राम। तो 24 का महासंग्राम में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। सर्वोच्च अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को यह कहा है कि वो 12 मार्च यानी कि कल तक चुनावी बॉन्ड से संबंधित तमाम विवरण का खुलासा करे। ऐसा ना करने पर सुप्रीम कोर्ट इसे अपनी अवमानना की तरह मानेगा और इस पर कार्रवाई भी वो कर सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो जाएगी। वही चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने एसबीआई को अवमानना की चेतावनी दी और कहा कि कल तक ये डेटा जारी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक चुनावी बॉन्ड संबंधी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्वाचन आयोग को एसबीआई के द्वारा साझा की जानकारी 15 मार्च तक प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय दिए जाने का अनुरोध करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 23% बाजार हिस्सेदारी के साथ ही भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अपने नए निर्देश का पालन करने के बाद एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। बता दें कि चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इसे 29 जनवरी 2018 को लागू किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। ये एक वचन पत्र की तरह होता था और जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मध्य प्रदेश के 2 पूर्व विधायकों को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करना भारी पड़ गया। दोनों दिग्गजों ने जैसे ही पोस्ट शेयर किया, कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। हालात ये हो गए कि कुछ ही देर में कमेंट्स पर रोक लगानी पड़ी। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर 1 के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और देपालपुर के पूर्व विधायक विशाल पटेल ने बीजेपी ज्वाइन करते ही सोशल मीडिया पर आभार पोस्ट शेयर की। दोनों नेताओं ने जैसे ही सोशल मीडिया पर अपनी नई पहचान सार्वजनिक की तो अजब गजब रिएक्शन आने शुरू हो गए। संजय शुक्ला और विशाल पटेल को पब्लिक का प्यार और गुस्सा दोनों मिला। लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं तो खिंचाई भी कर रहे हैं। कमेंट्स देखकर हालात ये हो गए कि कुछ ही देर में पूर्व विधायक संजय शुक्ला को कमेंट्स पर रोक लगानी पड़ी। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि
संजय शुक्ला और विशाल पटेल के नए राजनीतिक सफर पर लोगों ने क्या क्या टिप्पणी की। संजय शुक्ला की आभार पोस्ट पर कुछ लोगों ने मजबूरी बताई, तो किसी ने लिखा कि दल बदलू, गद्दार अगर सोच रहे हो कि बच जाओगे तो भूल जाओ, अब तक बीजेपी पार्टी सत्ता में रहेगी, सिर्फ गुलाम बनकर रहोगे। तो वहीं किसी ने लिखा कि मोदी जी के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी, हम उम्मीद करते हैं अब आप जननायक की भूमिका और अधिक बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। तो वहीं किसी ने लिखा कि भाई जी आपका उत्तम निर्णय रहा, जय भगवान परशुराम जी, जय ब्रह्मा। अब बात करते हैं विशाल पटेल की पोस्ट पर आए रिएक्शंस की। तो रवि परमार लिखते हैं कि बहुत अच्छे भैया, आप उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धोखा देकर गए हो जिन्होंने आपके लिए दिन रात मेहनत की। तो वहीं सुरेंद्र सिंह राजपूत ने लिखा, आपने उन कार्यकर्ताओं के विश्वास और खून पसीने की मेहनत को धोखा दिया जिन्होंने आपको पवित्र सदन विधानसभा में अपनी मेहनत से भेजा था। रोहित चौधरी लिखते हैं कि कार्यकर्ता इनके लिए लड़के हैं और ये लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए पार्टी बदल लेते हैं। सुमित प्रताप सिंह लिखते हैं कि स्वाभिमान जिंदा है या मर गया। हिमांशु मीणा ने लिखा कि ये क्या बात हुई भैया, हम आपके लिए पूरी पंचायत से लड़ाई करके बैठे हैं और आप अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। बहरहाल राजनीतिक दल बदल कोई नई बात नहीं है, चुनाव से पहले ये नजारा हमेशा ही देखा गया है। लेकिन इन सब के बीच जनता के रिएक्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनावी मैदान में जनता का विश्वास ही जीत दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। बीजेपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी फिलहाल के लिए टल गई है। प्रदेश के सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है कि क्यों दीपक जोशी की वापसी अटक गई है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के जिम्मेदार इसे मामले में कुछ भी साफ साफ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। दीपक जोशी करीब 10 महीने पहले MP में विधानसभा चुनाव के ऐन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब उन्होंने अपने पिता कैलाश जोशी की मरणोपरांत पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाया था और कहा था कि उनके निधन के बाद भोपाल में एक जगह का भी नामकरण उनके पिता के नाम पर नहीं हुआ। दीपक जोशी ने कहा था कि कमलनाथ ने उनके पिता के स्मारक के लिए मिनटों में जमीन दे दी। दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ते वक्त पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान पर भी तीखे हमले किए थे। अब उनकी वापसी की अटकलें चल रही हैं, लेकिन वापसी होते होते रह गई। तमाम मीडिया के माध्यम से ये चर्चा सुनने में आ रही है कि दीपक जोशी जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब इस संदर्भ में वरिष्ठ नेताओं से पार्टी की ज्वाइनिंग टोली से उनकी चर्चा होगी, उस चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि दीपक जोशी कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी अफवाहें फैला रही है। इस तरह की जो चर्चाएं हैं उन पर उनका स्पष्टीकरण आ गया, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ है। क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनका लगातार अपमान किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनके दिवंगत पिता का अपमान किया, तो वो जानते हैं कि सम्मान और अपमान किस जगह पर है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि दीपक जोशी ने 6 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई भी की। इसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की अटकलों ने जोर पकड़ा। खबर तो ये भी है कि बीजेपी के ही दिग्गज नेता ने उनकी वापसी पर पेंच फंसा दिया। यही वजह है कि दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी अटक गई। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। जनवरी से मार्च तक हजारों नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। दरअसल इसके लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया। क्या है भाजपा की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट। बीजेपी में जाने की होड़, लोकसभा चुनाव से पहले तोड़फोड़। पार्टी ने किया न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन। अब तक 5,800 से ज्यादा नेताओं ने थामा दामन। 1 जनवरी से 11 मार्च तक 5,800 से ज्यादा नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं।
इनमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदों के अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष, पार्षद समेत सामाजिक संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। दरअसल दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करने के लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस टोली का संयोजक बनाया है। पूर्व मंत्री संजय पाठक को सह संयोजक बनाया है। न्यू ज्वाइनिंग टोली दूसरे दलों के नेताओं का फीडबैक जुटाकर उन्हें पार्टी में शामिल कराती है। कि जिस प्रकार से हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जीतू पटवारी जी सबसे असफल अध्यक्ष सिद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर जीतू पटवारी जी को त्यागपत्र जरूर देना चाहिए कांग्रेस से। अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस का, तो जीतू पटवारी जी सबसे असफल अध्यक्ष सिद्ध हो रहे हैं और कांग्रेस को जोड़ के नहीं रख पा रहे, बांध के नहीं रख पा रहे। ये बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय बात है कांग्रेस के लिए। आइए अब आपको बीजेपी की इस चुनावी रणनीति के बारे में विस्तार से बता दें। मध्य प्रदेश में दूसरे दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया गया है। प्रदेश स्तरीय टोली के संयोजक पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सह संयोजक पूर्व मंत्री संजय पाठक हैं। इसके अलावा हर जिले में 3-3 नेताओं की न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई है। इस टोली में जिला अध्यक्ष के साथ संगठन के 2 पदाधिकारी शामिल हैं। दूसरी पार्टी का कोई नेता बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है तो उसे जिला स्तरीय टोली से संपर्क करना होता है। जिला स्तर पर बनी टोली इसकी जानकारी प्रदेश स्तरीय टोली को देती है। प्रदेश स्तर पर बनी टोली संबंधित नेता का पूरा फीडबैक जुटाकर उसे पार्टी ज्वाइन कराने की हरी झंडी देती है। हालांकि इस पर दूसरे दल के नेताओं का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। देश ने बेरोजगारी देख ली है, पकौड़े तलने पर युवा मजबूर रहे। किसान हमारा आंदोलन है। मैं समझता हूँ 700 किसानों ने तो पहले शहादत दी, आज भी किसान आंदोलित है। मध्य प्रदेश से भी किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, आयातित नेताओं की दम पर वो ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। देश में बदलाव की लहर है और ये बदलाव होकर ही रहेगा। दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं में उन्हीं को लिया जाता है जो पहली बार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हों। बीजेपी की छत्तीसगढ़ की राजनीति में दुर्ग का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पिछले भूपेश बघेल सरकार में दुर्ग संभाग से सीएम समेत 6 मंत्री बने थे। अब ये दबदबा मंत्रिमंडल में तो नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जरूर दिख रहा है। चुनाव में दुर्ग जिले से 5 प्रत्याशी अलग अलग सीटों से ताल ठोक रहे हैं। दुर्ग का ऐसा जलवा कई दशक पहले था, जब पहली बार यहां से मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने थे। देश और कांग्रेस की राजनीति में तब दुर्ग को पहली बार पहचान मिली, जो वोरा जी के उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने तक कायम रही। बाद में जब वोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने, तब भी दुर्ग की कांग्रेस में वक्त थोड़ी बहुत बनी रही। हालिया दौर की बात करें तो 2018 में भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ का सीएम बनने के बाद दुर्ग का मान और भी बढ़ गया। दुर्ग से सीएम समेत विधायक रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, रुद्र गुरु मंत्री बने थे। 2023 का चुनाव कांग्रेस के हारने के बाद दुर्ग का यह दबदबा खत्म हो गया। दुर्ग जिले का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे उसको आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे शिक्षा के रूप में देखें, चाहे आप इसको उद्योग के रूप में देखें। दुर्ग जिला हमेशा से अग्रणी रहा। भिलाई स्टील प्लांट के कारण से देखें, यहाँ के शिक्षा हब के रूप में देखें और राजनीतिक रूप में दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ के राजनीति में ये हमेशा केंद्र बिंदु रहा है। दुर्ग का दबदबा एक बार फिर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां यहां से दिग्गजों को अन्य सीटों पर उतारकर जीत का मंसूबा पाले नजर आ रही है। भाजपा ने पूर्व सांसद सरोज पांडे को कोरबा संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा है। दुर्ग से लोकसभा चुनाव लड़ रहे विजय बघेल तो हैं ही, भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने दुर्ग से 2 नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्ग से राजेंद्र साहू स्थानीय प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में टिकट की दौड़ में विधायक देवेंद्र यादव का नाम बिलासपुर से चल रहा है।
इसी तरह अनीला भेड़िया का नाम कांकेर से पैनल में है। इन्हें टिकट मिलने की स्थिति में दुर्ग संभाग से राज्य में अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने वालों की संख्या आधा दर्जन से पार हो जाएगी। देखिए, दुर्ग तो शुरू से ही राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक ध्रुवीकरण थे वो दुर्ग में होते रहे हैं, या अन्य जो सांसद इसके पूर्व रहे हैं वो सभी दुर्ग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहा है। संभवतः पहली बार इतनी संख्या में दुर्ग के दिग्गज लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीट से मैदान में हैं। अब यह चुनाव के नतीजे बताएंगे कि दुर्ग का जलवा बरकरार रखने में ये नेता कामयाब होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में 100 दिनों के भीतर विष्णुदेव सरकार ने मोदी की कई गारंटियों को पूरा किया है। बीजेपी सरकार ने मोदी की 20 में से 12 गारंटी पर मुहर लगा दी है। इन गारंटी योजनाओं के लिए लाखों लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं और इन गारंटियों के जरिए लोकसभा चुनाव में एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उल्लेखित 20 में से 12 मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दी है। साथ ही साल 2024-25 में मोदी की गारंटी आधारित नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। संकल्प पत्र में शामिल साय सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस योजना का प्रदेश भर की महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था। वही सरकार बनते ही सरकार ने 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत सोमवार को राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन में हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए राशि ट्रांसफर की गई। वहीं मंगलवार को कृषक उन्नति योजना के तहत धान के अंतर की राशि करीब 13,000 करोड़ 24 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि साय सरकार ने इससे पहले CGPSC घोटाले की CBI जांच, तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, अगले 5 साल तक गरीब परिवारों को मुफ्त चावल जैसी घोषणाओं को पूरा किया है। 70,12,600 विवाहित महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि महतारी बंधन योजना में उनको एक महीने का 1,000 रुपया ऐसा उनके खाता में ट्रांसफर किया गया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सबको मिला और अब हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपया जाएगा जो उनके काम आएगा। किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहेगा। कल 24,72,000 किसानों को जो उनका धान का अंतर राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि कल उनके खातों में दिया जाएगा। गारंटी की गारंटी, उसी का नाम है मोदी जी की गारंटी। और जो विधानसभा चुनाव में चला था मोदी जी की गारंटी, उस गारंटी को धरातल पर लाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाली मोदी की कई गारंटियों को साय सरकार ने 100 दिनों के भीतर ही पूरा कर दिया है। सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश की 11 सीटें कितनी सधती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।